नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपकी जो यूनिट थी मुद्रा व बैंकिंग, जिसका मैंने MCQ करवाए थे। अब हम इस वीडियो में उस पार्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। पार्ट में जो भी कुछ आया है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं या महत्वपूर्ण बिंदु है, उन सबको मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अभी यह इस पार्ट का भाग 1 है, जिसमें हम केवल मुद्रा के बारे में बात करेंगे। जब इसका भाग 2 आएगा तो उसमें हम बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। इस तरह आपकी ये जो यूनिट है मुद्रा व बैंकिंग पूरी हो जाएगी। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट मुद्रा व बैंकिंग का पार्ट 1, जिसमें हम केवल मुद्रा के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी यूनिट मुद्रा व बैंकिंग की। देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको मैंने इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स करने के बाद में आपका इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखिए, पहला हमारा है यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या है हमारा यहाँ पर? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि वस्तु विनिमय प्रणाली हमारी है क्या। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ है जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता है, यानी कि जहाँ पर मुद्रा का कोई भी योगदान नहीं होता, कोई भी रोल मुद्रा का नहीं होता। जैसे अगर हम पिछले समय की बात करें, प्राचीन समय की हम बात करें, तो वहाँ हम क्या देखेंगे? वहाँ हम देखेंगे कि मुद्रा नहीं थी। तो मुद्रा ना होने पे लोग क्या करते थे? वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन किया करते थे। जैसे दो किसान हैं, अगर एक किसान गेहूं उगाता है और दूसरा किसान चावल उगाता है, और पहले किसान को चावल की आवश्यकता है, दूसरे किसान को गेहूं की आवश्यकता है, तो दोनों आपस में वस्तुओं का लेन देन कर लेंगे। तो इस प्रणाली को ही क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। आइए अब अगले बिंदु पर बात करते हैं। अगले बिंदु है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी प्राचीन समय में प्रचलित थी, उसकी कठिनाइयाँ क्या क्या थी वो अब हम देखते हैं। देखिए, पहला इसमें दिया है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। अब यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होता क्या है। देखिए, आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग से अभिप्राय है कि यदि दो व्यक्ति लेन देन करने वाले हैं, तो पहले व्यक्ति के पास जो चीज़ है उसकी आवश्यकता दूसरे व्यक्ति को है, और दूसरे व्यक्ति के पास जो चीज़ है उसकी आवश्यकता पहले व्यक्ति को है। तो इसे ही कहा जाता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। देखिए, मैंने लिखा है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभिप्राय यह है कि दो व्यक्तियों को उन दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है जो एक दूसरे के पास होती है, परंतु एक ही समय बिंदु पर ऐसा होना संभव नहीं है। इसका अर्थ यह है कि एक ही समय पर दो व्यक्तियों को एक जैसी वस्तुओं की आवश्यकता हो, एक दूसरे के पास वो वस्तु हो, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की पहली कठिनाई थी। दूसरी कठिनाई है मूल्य की एक सामान्य इकाई का अभाव। देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जो दो किसान गेहूं और चावल वस्तुओं का लेन देन कर रहे हैं, तो यहाँ हमें ना तो ये पता चल पा रहा है कि चावल का मूल्य कितना होगा, और ना ही हमें ये पता चल पा रहा है कि गेहूं का मूल्य क्या होगा, क्योंकि दोनों वस्तुओं का आपस में लेन देन हो रहा है। मूल्य की कोई बात ही नहीं की जा रही है वहाँ पे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य की एक समान इकाई का अभाव था, यानी कि मूल्य की समान इकाई से क्या है? जैसे अगर हम आज देखें तो चावल का रेट अलग है और गेहूं का रेट अलग है, लेकिन दोनों की इकाई क्या है? एक है रुपया। 20 रुपये किलो और 25 रुपये किलो, तो इकाई हमारी एक है। तो पहले जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें ऐसा नहीं था। तीसरा है हमारा भविष्य में किए जाने वाले लेन देन में कठिनाई। यानी कि इसका अर्थ हमारा क्या है? इसका अर्थ हमारा यह है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जो लेन देन किए जाते थे वो तत्काल लेन देन होते थे, उसी समय होते थे। बाद के लिए किसी भी लेन देन को छोड़ा नहीं जा सकता था। तो मैंने इसमें लिखा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत भविष्य में किए जाने वाले लेन देन के भुगतान नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसमें हमें तत्काल लेन देन करना होता है, उसी समय हमें करना होता है। क्योंकि हम किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम मुझसे इतनी वस्तु 2 साल बाद में ले लियो, लेकिन पैसे में हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
आगे हमारा फोर्थ पॉइंट है मूल्य के संचय का अभाव। पहले हमें समझना पड़ेगा कि मूल्य के संचय का क्या अर्थ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मूल्य के संचय का अर्थ है धन का संचय, यानी कि मुद्रा का संचय। तो जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो उसमें तो मूल्य का संचय हो ही नहीं पाता था, क्योंकि मुद्रा का कोई रोल नहीं होता था, वस्तु से वस्तु का लेन देन किया जाता था, इसलिए इसमें मूल्य के संचय का प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए अगला मैंने इसमें लिया है मुद्रा। देखिए इस यूनिट का नाम ही है मुद्रा एवं बैंकिंग। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि मुद्रा है क्या। देखिए सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी प्राचीन समय में, उसके बाद मुद्रा की उत्पत्ति हुई। अब मुद्रा जब आई तो पहले हमें ये समझना जरूरी है कि मुद्रा क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि मुद्रा के आने से क्या वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयाँ थी वो किस तरीके से दूर हुई, मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मुद्रा से शुरू करते हैं। मुद्रा को एक ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उपयोग विनिमय के माध्यम, मूल्य के संचय, मूल्य के मापदंड व स्थगित भुगतानों के मान के रूप में किया जा सकता है। यानी कि हम मुद्रा को एक ऐसा उपकरण मान सकते हैं जो कि विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापदंड व स्थगित भुगतानों के मान के रूप में कार्य किया करता हो। मतलब क्या है इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इन सभी मानदंडों पर खरी उतरती हो, जो विनिमय का माध्यम भी हो, मूल्य का संचय भी हो, मूल्य का मापदंड भी हो, स्थगित भुगतानों का मान भी हो, उसे हम मुद्रा कह सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार हमारे कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला है इसमें आदेश मुद्रा। अब हम देखिए आदेश मुद्रा क्या होती है। आदेश मुद्रा वह है जो सरकार द्वारा जारी की जाती है, यानी कि सरकार द्वारा जो मुद्रा जारी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आदेश मुद्रा कहते हैं। इसमें सभी नोट व सिक्के हमारे शामिल होते हैं। एक देश में रहने वाले सभी लोग इस मुद्रा को कानूनी तौर पर मानने के लिए बाध्य होते हैं। यानी कि सरकार ने जो मुद्रा जारी की है उसको उस देश के प्रत्येक नागरिक को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वह सरकार ने जारी की है और कानूनी रूप से उसको मान्यता प्राप्त है, इसलिए उसे मानना ही पड़ेगा। अब देखिए जैसे कभी कभी हमें सुनने में आता है कि 10 का सिक्का कोई नहीं चला रहा है, ठीक है, या वो 10 के सिक्के को वैलिड नहीं मान रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है यदि आप पुलिस कंप्लेंट करते हो तो, क्योंकि उस मुद्रा को कानूनी मान्यता प्राप्त है, सरकार ने जारी की है, वह आदेश मुद्रा है। चलिए हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा है हमारा इसमें न्यास मुद्रा। अब न्यास मुद्रा क्या होती है। न्यास मुद्रा होती है जो प्राप्तकर्ता तथा अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होती है। यानी कि जो लेने वाला है, जो देने वाला है, दोनों के बीच आपसी विश्वास पर जो मुद्रा जारी की जाती है उसे क्या कहते हैं, न्यास मुद्रा। इसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना विश्वास पर आधारित है। यानी कि जो न्यास मुद्रा है उसके भुगतान के रूप में स्वीकार करना इस बात पर आधारित है कि जो लेन देन करने वाले दोनों व्यक्ति हैं वो दोनों आपस में विश्वास करते हैं। जैसे इसका उदाहरण दिया है यहाँ पर चेक। देखिए जब हमें कोई व्यक्ति चेक देता है तो हम उससे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास होता है कि इस व्यक्ति ने जो चेक दिया है हम इस चेक को अपने अकाउंट में डालेंगे और अकाउंट में डालने के बाद में हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो क्या है, ये आपसी विश्वास पर आधारित है। अगले मुद्रा की तरफ चलते हैं, पूर्णकाय मुद्रा। देखिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने MCQ प्रश्न कराए हैं तो आप देखेंगे कि पूर्णकाय मुद्रा में पूर्ण वर्ड आ रहा है। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा। तो पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा है जो सिक्कों के रूप में होती है। जब यह मुद्रा जारी की जाती है तो इनका वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। अब पहले यहाँ में समझने की ज़रूरत है कि वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य होता क्या है। मौद्रिक मूल्य होता है जो करेंसी मुद्रा पर अंकित होता है। जैसे 1 रुपये के सिक्के पर 1 अंकित है तो वह क्या है, उसका मौद्रिक मूल्य है। ठीक है, 1 रुपये का सिक्का जिस धातु से बना है, मान लीजिए लोहे का बना है, लोहे से बना है, तो लोहे की धातु का जो मूल्य है वो 1 रुपये के सिक्के का क्या हो जाएगा, वस्तु मूल्य हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि मौद्रिक मूल्य क्या होता है और वस्तु मूल्य क्या होता है। तो पूर्णकाय मुद्रा वह है जिसका वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य बराबर होता है। देखिए प्राचीन समय में जो चांदी के सिक्के चलते थे तो चांदी के सिक्के पर जो चांदी लगी हुई होती थी
उस चांदी का भार, उसका जो मूल्य होता था और जो चांदी के सिक्के पर अंकित मूल्य होता था, दोनों बराबर होते थे, इसलिए उसे पूर्णकाय मुद्रा कहा जाता था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह सिक्के जिस धातु के बने होते हैं उस धातु का मूल्य और सिक्के पर अंकित मूल्य दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि चांदी का सिक्का जिस चांदी से बनता था उसके भार के हिसाब से अगर उसका मूल्य देखें और सिक्के पर अंकित मूल्य देखें तो दोनों बराबर होते थे। चलिए अब हम चलते हैं अगली मुद्रा की तरफ। अगली मुद्रा है हमारी साख मुद्रा। तो साख मुद्रा क्या होती है? जिसका मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है। पूर्णकाय मुद्रा में वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। उदाहरण के लिए 1 रुपये का सिक्का जिस धातु से बना है, 1 रुपये के सिक्के का मूल्य उस धातु से हमेशा अधिक होगा। मान लो 1 रुपये का सिक्का लोहे से बना है, तो यदि हम 1 रुपये के सिक्के को पिघलाकर लोहा बना ले और लोहे को बाजार में बेचे तो उससे जो मूल्य प्राप्त होगा वह हमेशा 1 रुपये से कम ही होगा, क्योंकि 1 रुपया उसका मौद्रिक मूल्य है और जो धातु मूल्य है, वस्तु मूल्य है, वो हमें 1 रुपये के सिक्के को पिघला करके मिलेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं? मुद्रा के 2 कार्य है। पहला है हमारा प्राथमिक कार्य या मुख्य कार्य और दूसरा है हमारा गौण कार्य। हम दोनों करेंगे। पहले हम बात करते हैं मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन कौन से। देखिए, पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। ठीक है, विनिमय का माध्यम का क्या अभिप्राय है कि मुद्रा के आने के बाद में जो हमारे लेन देन है वो हमारे बहुत आसान हो गए हैं, विनिमय आसान हो गए हैं। जो हमारे क्रय और विक्रय, खरीदने और बेचने की क्रियाएं हैं वो दोनों अब अलग अलग हो गई है, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में तो वस्तुओं का लेन देन करते थे तो पता ही नहीं चलता था कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है। लेकिन अब मुद्रा के आ जाने के बाद में क्या हुआ कि क्रय और विक्रय की जो हमारी क्रियाएं हैं दोनों अलग अलग हो गई है। तो आपसे MCQ प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि क्रय और विक्रय की क्रियाएं किसके आने से अलग अलग हो गई है? तो किससे हुई है? मुद्रा की उत्पत्ति से। तो देखिए, मुद्रा वस्तु के क्रय विक्रय में विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। मुद्रा की अनुपस्थिति में वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं से किया जाता था। मैंने बताया भी आपको कि जब मुद्रा नहीं थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली हमारी प्रचलित थी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं जिसके लिए आवश्यकता के दोहरे सहयोग की आवश्यकता होती थी, लेकिन मुद्रा की उत्पत्ति से क्रय विक्रय की क्रियाएं अलग अलग हो गई। ठीक है, अब अगर किसी किसान को अगर वो गेहूं उगाता है, उसे चावल खरीदना है तो वह मुद्रा से चावल खरीद सकता है। इसी तरह जो किसान चावल उगाता है उसे गेहूं खरीदना है तो वो मुद्रा से गेहूं खरीद सकता है। तो क्रय और विक्रय की जो दोनों क्रियाएं हैं वो मुद्रा के आने से अलग अलग हो गई। पहले हमें यह नहीं पता चल पाता था। दूसरा है हमारा मूल्य का मापदंड अथवा मूल्य की इकाई। मूल्य का मापदंड अथवा मूल्य की इकाई का अर्थ है कि अब किसी भी वस्तु के मूल्य को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे जब वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन हो रहा था तो ना हमें गेहूं का मूल्य पता है ना चावल का मूल्य पता है, लेकिन मुद्रा के आने के बाद में अब किसी भी वस्तु का, ये वस्तु या सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए, ये जो दोनों हमारे कार्य है, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापदंड अथवा मूल्य की इकाई, यह हमारे प्राथमिक कार्य हैं। नवंबर में जो आपके टर्म 1 एग्ज़ाम होने वाले हैं जो कि MCQ होंगे, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि मुद्रा का कौन सा प्राथमिक कार्य है या कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं बार बार इसको थोड़ा पॉज भी कर रहा हूँ ताकि आप जो मैंने लिखा है वो ध्यान से पढ़ सके। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं मुद्रा के गौण कार्यों की। गौण कार्यों को सहायक कार्य भी कहा जाता है। तो पहले जो हमने किए थे वो क्या थे? हमारे प्राथमिक कार्य या मुख्य कार्य। अब जो है वह हमारे क्या है? गौण कार्य या सहायक कार्य। तो सबसे पहला सहायक कार्य स्थगित भुगतानों का मान। ठीक है, मुद्रा के आने के बाद क्या हुआ? स्थगित भुगतानों का जो मान है वो होने लगा। स्थगित भुगतान वह भुगतान होते हैं जिनका भुगतान तत्काल ना करके निकट भविष्य में किया जाता है। यानी कि हम
इनका भुगतान हैंड टू हैंड नहीं करते, बल्कि इसे आने वाले भविष्य पर छोड़ देते हैं कि हम इसका भुगतान बाद में करेंगे। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो तत्काल ही होता था, बाद में निकट भविष्य पर टाला नहीं जा सकता था। जब हम किसी से मुद्रा उधार लेते हैं तो हमें इसे भविष्य में ब्याज सहित लौटाना होता है। मुद्रा इन भुगतानों के लिए एक सुविधाजनक साधन बन गई है। कैसे साधन बन गई है? क्योंकि अब हम किसी भी व्यक्ति से पैसे उधार ले सकते हैं और बाद में उसको लौटा सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी से चावल उधार ले रहे हैं, ठीक है, तो चावल तो हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है, और चावल की वैल्यू पहले कम होगी, बाद में ज़्यादा भी हो सकती है। अगला है हमारा गौण कार्य मूल्य का संचय। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में हमने किया था कि मूल्य के संचय का अभाव। अब मुद्रा आ गई तो क्या हो गया? मूल्य का संचय संभव हो गया। मुद्रा की उत्पत्ति के फलस्वरूप मूल्य का संचय बहुत आसान हो गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का संचय सुविधाजनक नहीं था, क्योंकि वस्तुएं या तो नष्ट हो जाती है या टूट फूट जाती है। देखिए, इसको हम ऐसे समझते हैं, जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो क्या होता था? वस्तुओं का आपस में लेन देन होता था। अब वस्तुओं का जब लेन देन आपस में किया जाता था तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हम वस्तुओं को इकट्ठा करते रहेंगे बहुत टाइम के लिए, क्योंकि वस्तुएं जो है नाशवान प्रकृति की होती है और वह नष्ट हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। ज़्यादा समय तक आप किसी भी वस्तु का संचय नहीं कर सकते, उसे इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन मुद्रा के आने के बाद क्या हुआ कि जब मुद्रा से लेन देन होने लगे तो हम अब वस्तुओं को हम मुद्रा के रूप में कितने भी समय तक उसको संचय कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रा न तो खराब होने वाली चीज़ है और न ही नष्ट होने वाली चीज़ है। तो इस प्रकार मुद्रा के आने से मूल्य का संचय संभव हो पाया। तीसरा है हमारा मूल्य का स्थानांतरण। स्थानांतरण का क्या है कि मुद्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा सकती है और एक देश से दूसरे देश में भी आसानी से जा सकती है। तो मुद्रा मूल्य के स्थानांतरण के रूप में एक सुविधाजनक साधन के रूप में कार्य करती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है इसमें मुद्रा की पूर्ति, ठीक है, मुद्रा की पूर्ति। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मुद्रा की पूर्ति कौन कौन करते हैं। अभी हम आगे उसकी इस वीडियो में भी बात करेंगे कि मुद्रा की पूर्ति करने वाले हमारे कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मुद्रा की पूर्ति आखिर है क्या हमारी, ठीक है। तो मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। इससे अभिप्राय एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्टॉक अवधारणा और दूसरी होती है हमारी प्रवाह अवधारणा। तो प्रवाह अवधारणा और स्टॉक अवधारणा में अंतर करना जरूरी है। देखिए, स्टॉक अवधारणा से मतलब होता है कि किसी निश्चित समय बिंदु पर किसी वस्तु की मात्रा, किसी निश्चित समय बिंदु पर किसी वस्तु का कुल स्टॉक, ठीक है, निश्चित समय बिंदु पर। जैसे 15 जनवरी 2021 को, ठीक है, 18 नवंबर 2021 को। लेकिन प्रवाह की जब हम बात करते हैं तो प्रवाह में क्या होता है? प्रवाह में हम निश्चित समय अवधि को लेते हैं, ठीक है, निश्चित समय अवधि को लेते हैं। जैसे अगर हमें ब्याज निकालना है तो ब्याज किसी एक तिथि पर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि वह एक समय अवधि पर निकाला जाएगा कि ब्याज 1 साल का काउंट करना है, 2 साल का काउंट करना है या कितने साल का काउंट करना है, ठीक है। अगला मैंने इसमें लिखा है, मुद्रा की पूर्ति में मुद्रा के उस स्टॉक को शामिल किया जाता है जो लोगों के पास होता है, न कि मुद्रा की पूर्ति करने वालों के पास होता है, ठीक है। तो उस स्टॉक को शामिल किया जाता है जो लोगों के पास होता है, न कि मुद्रा की पूर्ति करने वालों के पास होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मुद्रा की पूर्ति करने वाले हैं उनके पास जो स्टॉक होगा उसे हम मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं करेंगे, जबकि जिन लोगों के पास मुद्रा होती है, ठीक है, जिन लोगों के पास मुद्रा होती है उन्हें ही हम इसमें शामिल करते हैं। जैसे देश की सरकार, देश का केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक, अगर इनके पास है तो उसको मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि जो देश के लोगों के पास कुल स्टॉक है उसे ही हम मुद्रा की पूर्ति में शामिल करेंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि स्टॉक को एक निश्चित तिथि पर देखा जाता है, जबकि प्रवाह को एक निश्चित अवधि में देखा जाता है। तो इसी तरह से देखते हैं तो मुद्रा की पूर्ति स्टॉक चर है, लेकिन मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन एक निश्चित अवधि में होगा, वह हमारा एक प्रवाह चर होगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मुद्रा की पूर्ति करने वाले, मुद्रा की पूर्ति कौन कौन करता है। देखिए मुद्रा की पूर्ति कौन कौन करता है। देश की सरकार करती है मुद्रा की पूर्ति, देश का जो केंद्रीय बैंक है वह करता है मुद्रा की पूर्ति, व्यापारिक बैंक है वह करता है मुद्रा की पूर्ति। तो ये तीनों ही हमारे क्या करते हैं, मुद्रा की पूर्ति करते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुद्रा की पूर्ति का प्रमुख पूर्तिकर्ता कौन है, तो बताइए क्या होगा। क्योंकि देश की सरकार भी मुद्रा की पूर्ति कर रही है, केंद्रीय बैंक भी कर रहा है, व्यापारिक बैंक भी कर रहा है। जिन बच्चों ने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा होगा, MCQ वाला वीडियो देखा होगा, उन्हें इसका आंसर पता होगा। तो देखिए मुद्रा की पूर्ति का प्रमुख पूर्तिकर्ता है देश का केंद्रीय बैंक। अब देश का केंद्रीय बैंक कौन है, देश का केंद्रीय बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है मुद्रा की पूर्ति के माप। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति को कैसे मापा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मुद्रा की पूर्ति के हमारे 4 माप हैं। मुद्रा की पूर्ति के कितने माप हैं, हमारे 4 माप हैं। कौन कौन से हैं, M1, M2, M3 और M4। ये हमारे चारों मुद्रा की पूर्ति के माप हैं। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि M1 क्या होता है। M1 देखिए जनता के पास करेंसी प्लस मांग जमाएं प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहा जाता है M1। जनता के पास करेंसी, इसको C से डिनोट किया जाता है। मांग जमाएं, इसको D से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ऐसे भी इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, आगे है हमारा M2। M2 हमारा क्या होता है, M2 होता है M1 प्लस डाकखानों के बचत बैंक खातों में जमा राशि। ठीक है, M1 प्लस डाकखानों के बचत बैंक खातों में जमा, ये हमारा जमा है, जमा। ठीक है, जमा। तो देखिए M1 क्या है, यहाँ पे M1 आपको पता होना चाहिए, तभी आप M1 M2 निकाल पाएंगे। M1 हमारा जनता के पास करेंसी प्लस मांग जमाएं प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। तो हम जब M2 निकालेंगे तो हम M1 में डाकखानों के बचत बैंक खातों में जमाएं, इसको इसके साथ में जोड़ देंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं M3 की। तो M3 हमारा क्या होता है, देखिए M3 हमारा होता है M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध सावधि जमा। ठीक है, M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध सावधि जमा, मतलब यदि हम जनता के पास करेंसी प्लस मांग जमाएं प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं में वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध सावधि जमा। सावधि जमा क्या होती है, हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि जो वाणिज्यिक बैंकों के पास फिक्स्ड डिपॉजिट है, अगर हम M1 में उसे जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा हमारा M3। और लास्ट हमारा इसमें क्या है, M4। ठीक है, M4 कैसे निकालेंगे, M4 को ढंग से याद करना, क्योंकि यही अलग है। इसमें M3 प्लस डाकखानों की कुल जमाएं। ठीक है, M2 में कहा था डाकखानों के बचत बैंक खातों में जमा, लेकिन M4 में क्या कहा है, M4 में क्या है, डाकखानों की कुल जमाएं, जितनी भी जमाएं हैं प्लस M3। अब M3 निकालने के लिए पहले हमें M1 निकालना पड़ेगा। तो इस पूरे से हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले हमें M1 लर्न करना पड़ेगा। M1 लर्न करने के बाद ही हम M2, M3 और M4 को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले आप मुझे अब ये आप बता सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति के कुल कितने माप हैं। मुद्रा की पूर्ति के कुल हमारे 4 माप हैं, M1, M2, M3 और M4। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, मैंने आपका मुद्रा वाला जो पार्ट है उसको पूरा कवर करने की कोशिश की है और अपनी तरफ से मैंने पूरी मेहनत की है कि आपको इस कंटेंट को मैं सरल से सरल तरीके से समझा सकूं, ताकि आप आने वाली परीक्षाओं में अच्छा कर सकें। आपको मेरी ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।